नमस्कार, मैं सुजल दवे और आप देख रहे हैं सच के साथ। दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स की। कश्मीर कश्मीर एक वो मुद्दा है जो शासक कोई भी हो उसे सुलझाना नहीं चाहता। चुनाव जीतने के लिए एवरग्रीन मटेरियल यानी कश्मीर की समस्या, उसी पे अगर फिल्म बन जाए और उसकी चर्चा ना हो, लोग भड़के नहीं, लोग क्यूरियोसिटी के साथ देखने न जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। पर कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी है वो देखने अगर आप गए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं गए हैं तो जाने से पहले, यानी कि देखने के बाद और जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं ताकि आप फिल्म का सही लुत्फ उठा सकें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी फिल्में जो समाज का एक आईना होती है, जो समाज में अच्छी बुरी जो घटनाएं घटती है, उसे चलचित्र के रूप में हम लोगों तक लाती है ताकि हम ये जान सके हमारे समाज की व्यवस्था इन हालात में इस दौर से गुजर रही है। वो फिल्म इंडस्ट्रीज देश के सबसे बड़े मुद्दे को आपके सामने रखेगी, और वो भी कुछ तथ्यों को छुपाकर। तब एक पत्रकार के तौर पर मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं आपको तथ्य से वाकिफ करूं। बात करते हैं हम फिल्म की, कश्मीर की। तो सबसे पहले बात शुरू करूं उसके पहले मैं कह देता हूं कि कश्मीर फाइल्स फिल्म उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुई है, उन पर बनाई गई है जिन पे बेरहमी से अत्याचार हुए। अत्याचार इतने बढ़ गए कि कश्मीर में प्रस्थापित कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। अपने पुरखों की जमीन छोड़नी पड़ी, जायदाद छोड़नी पड़ी, घर बागीचे सब कुछ छोड़ना पड़ा। उसे सीधी भाषा में कहे तो हिजरत करनी पड़ी थी। और सब देश का कोई भी कोना हो, कोई भी समुदाय हो, लेकिन किसी भी कारण से अगर किसी को भी अपने पुरखों की जमीन या अपना घर छोड़कर हिजरत करनी पड़ती है तो याद रखिए, इतिहास और जनता इसके लिए उस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी, और वाकई हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें उन कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए जो पिछले 32 साल से कश्मीर से निकल गए हैं, और उन्हें प्रस्तापित करने के बहाने कई सरकारें गद्दी पे बैठी उतरी, लेकिन आज भी कश्मीर के पंडित कश्मीर में वापस नहीं जा पाए। बारी बारी हम एक एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज बात जब कश्मीर की हो रही है, कश्मीर फाइल की हो रही है, तो कश्मीर को समझने के लिए आपको 1947 में जाना पड़ेगा, जब हम आज़ाद हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है कि सरदार साहब ने जितने भी राजा थे उन्हें जोड़कर एक भारत बनाने की कोशिश की थी, और वो कामयाब हुए थे। तब जम्मू के राजा हुआ करते थे राजा हरि सिंह। हरि सिंह बड़ी द्विधा में थे कि वो पाकिस्तान में जाए या जम्मू में जाए, और इसकी वजह भी थी। कश्मीर और जम्मू, इन दोनों की अधिकांश जनता मुसलमान समुदाय की थी। तो राजा ये सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। राजा ने यहां सोच सोच में एक मन ये भी बना लिया था कि मैं इसको पूर्व का एक स्विट्जरलैंड बना लूंगा, मैं अपना खुद अलग देश बना दूंगा। अलग देश की जो कश्मीर मांग कर रहे वो कहां से आई वो भी जरा सुनिएगा, और इसके दस्तावेजी पुरावा मैं आपके सामने रखूंगा। सारे दस्तावेज सबूत दूंगा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़े हट के बताऊंगा आपको। तो राजा हरि सिंह ने ये द्विधा में दिन गुजारे कि वो कश्मीर में किसके साथ विलय होंगे, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि राजा की मंशा स्पष्ट नहीं हो रही है। उन्होंने हरि सिंह को अल्टीमेटम दे दिया था
कि आप 15 अगस्त 1947 से पहले पहले निर्णय ले लीजिए कि आप पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं या भारत के साथ। आप समझिएगा इस चीज को, मैं कश्मीर फाइल की ही बात कर रहा हूं और कश्मीर फाइल पे ही बात करने आया हूं, लेकिन जो फिल्म में नहीं बताया गया है और जो हकीकत है वो आप लोगों से छुपाई गई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जो देख के आ रहे हो वो हकीकत हो सकती है पर पूरी नहीं। 300 रुपये 200 रुपये देकर आप जो हकीकत देख रहे हो उसका एक एक पहलू जो आप लोगों से जानबूझकर छुपाया गया है या तो छूट गया है, मैं उसको उजागर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो हरि सिंह द्विधा में थे, सरदार साहब ने अल्टीमेटम दे रखा था, फिर भी राजा निर्णय नहीं ले पाए थे। अक्टूबर 22 1946 अक्टूबर 22 में पाकिस्तान की आर्मी रेडर्स के बेस में जम्मू में घुस आई। तब हरि सिंह को पता चला कि उनका राज्य जा रहा है, वो पाकिस्तान के अंडर में चला जाएगा। वो परेशान हो गए। सरदार साहब को इसकी सूचना मिली। वीपी मेनन को सरदार साहब ने जम्मू की ओर भेजा। वीपी मेनन ने 26 तारीख को राजा को नींद में से जगाकर विलय पत्र पे हस्ताक्षर लिए कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। राजा को पता चल गया था कि अगर मैं भारत के साथ नहीं जुड़ा तो मेरा राज्य चला जाएगा, मेरी जनता चली जाएगी, मेरी प्रजा चली जाएगी। और उन्होंने विलय पत्र में अपने हस्ताक्षर दे दिए थे। उसके बाद एक झूठ बार बार आपके सामने आता है। ये हाल ही में भारतीय जनता पार्टी 370 को लेकर चुनावी मुद्दा बना रही है और बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन 370 क्या है वो समझना नहीं चाहिए। किसी जमाने में टीवी के डिबेट करने के लिए मैंने 24 घंटे डिबेट करने के लिए 370 पे 36 दिन अभ्यास किया था। कई पुस्तक खंगाले थे, तब जाके मैं 24 मिनट बोल पाया था, और वो भी कच्चा पक्का। अगर मेरे जितने भी डिबेट है उसमें से ये डिबेट को 10 में से कुछ नंबर देने पड़ेंगे तो मैं केवल 2 नंबर दूंगा। ये इतना जटिल मुद्दा था कि मैं 36 दिन के अभ्यास के बाद भी 2 नंबर ही दे पाता हूं। और आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको केवल यही बताती है कि 370 नेहरू ने दाखिल कर दी थी। नहीं साहब, दस्तावेज कुछ अलग कह रहे, संविधान सभा कुछ अलग कह रही है। विलय पत्र पे जब राजा के हस्ताक्षर हो गए तो सरदार वल्लभ भाई ने एन गोपाल स्वामी के जरिए संविधान सभा में 370 यानी कि उस वक्त की 306/A को दाखिल की थी और संविधान सभा की हर सदस्य को इसकी मंजूरी देने के लिए मना भी लिया था। अब 370 यानी कि उस वक्त 306A किसने दाखिल की थी वो आप बखूबी समझ चुके होंगे। और अगर आपको इसके भी कोई भी दस्तावेज चाहिए तो आप संविधान सभा की डिबेट या उसके दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसमें आपका कोई खर्च नहीं हो रहा है। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए जो दिन का 1 या 2 GB फ्री में डाटा दिया जा रहा है उसका उपयोग कीजिए, ठीक है। एन गोपाल स्वामी ने 370 यानी कि 306 दाखिल कर दी। ये तो मामला हो गया बॉस 370 का। अब समस्या ये आती है कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी है जिसमें हिंदू पंडितों के ऊपर मुसलमान समुदाय ने जो अत्याचार किए वो दिखाया गया है। तो जब राजा हरि सिंह अपनी रियासत चला रहे थे, ज़्यादातर मुसलमान उनकी जनता थी, प्रजा थी, हिंदू थे, वो दोनों मिलकर रहते थे। कभी कौमी दंगे नहीं हुए थे, दंगे नहीं भड़के थे, सब मिलजुल के रहे थे। सभी के जो पहनावे थे वो तकरीबन एक जैसे ही थे। सभी के खान पान का जो सिस्टम था वो भी तकरीबन एक था। तो सब ऐसी क्या वारदात हुई कि आज 2022 में कश्मीर फाइल्स नाम से आपके सामने एक फिल्म रखी गई है और देखने के बाद हर दर्शक ये कहता है कि सरकारों ने ये सच्चाई उनसे छुपा के रखी थी। वो कौन सी सच्चाई थी
जो इन्होंने छुपा के रखी थी। कश्मीर पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए थे, सभी जानते हैं। लोगों को हिजरत करनी पड़ी थी। संवेदना आज भी है। दुख आज इसी बात का है कि आज भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में प्रस्थापित नहीं हो पाए हैं। 32 साल बाद भी नहीं हो पाए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं अभी से माफी मांग रहा हूं। कई कश्मीर पंडित ऐसे होंगे जो अपने पुरखों की हवेली, बाग बगीचे, अपने घर यानी कि कश्मीर में अपने घर वापस जाने की तमन्ना में शायद हम लोगों के बीच में नहीं होंगे। सरकारें बदल गई, लेकिन उनकी स्थिति आज तक नहीं बदली। वो संवेदनाएं है, लेकिन उन हालातों को भी खंगालने की जरूरत है। 300 रुपये की फिल्म या कोई आके आपको सच या झूठ बेच जाता है, उसके आधार पर देश की राजनीति नहीं होती, देश का वातावरण तय नहीं होता है। हमारे पास दस्तावेज है, उसको खंगालने की जरूरत है। तो सब हम कश्मीर फाइल पे वापस चलते हैं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो कश्मीर फाइल्स पे चलते हैं। 1989-90 का ये साल था जब कश्मीर पंडितों पे अत्याचार हुआ था। फिल्म देख के आने वाले हर दर्शक ये कह रहे हैं कि उन सरकारों ने हमसे झूठ छुपाया है। वाकई उस वक्त की सरकारों का नाम दर्शकों के सामने आना चाहिए। जरा सा गूगल करेंगे या थोड़ा सा इंटरनेट का उपयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 1989 और 90 के साल में जब कश्मीर पंडितों पे अत्याचार हुए थे, तब सरकार किसकी थी। सामने नाम आएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी कि वीपी सिंह। वीपी सिंह बहुमत से तो आए नहीं थे, उन्हें बिठाया गया था। तो उनके समर्थन किसका था, ध्यान से सुनिएगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में आए तब उन्हें समर्थन किसका था, तो लेफ्ट साइड में उनके साथ थे डाबेरी और राइट साइड में उनके साथ थे भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी का नाम आ ही चुका है, तो वीपी सिंह ने कश्मीर की समस्याओं को लेकर 1989-90 में जगमोहन मल्होत्रा को कश्मीर में गवर्नर के तौर पे नियुक्त किया था। अब ये जगमोहन मल्होत्रा, जो फिल्म में कभी नाम आया भी नहीं होगा, मैंने फिल्म देखी नहीं है और ना ही देखने की मनसा रखता हूं, लेकिन शायद आया नहीं होगा। तो वो कौन है तो वो आप लोग समझ सके इसके लिए मैं बता देता हूं कि आप बखूबी हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर कहते हैं कि इमरजेंसी हम पे ठोक दी गई थी और इंदिरा गांधी ने की थी इमरजेंसी। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री वो थी तो उनके हस्ताक्षर से ही हुआ था, तो जिम्मेदार वो है। लेकिन आप थोड़ा सा इतिहास को उलट पुलट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त इंदिरा गांधी के अलावा राजनीतिक गलियारों में सुपर प्राइम मिनिस्टर किसी और को भी कहा जाता था और वो नाम था संजय गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी के पुत्र। ज्यादातर निर्णय संजय गांधी लेते थे और वो संजय गांधी, जिनकी पत्नी मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी इस वक्त भाजपा में है। वरुण गांधी सांसद हैं, मेनका गांधी मंत्री रह चुकी है। तो संजय गांधी जगमोहन के बहुत ही करीब थे, या जगमोहन संजय गांधी के बहुत करीबी थे। दिल्ली में दो समुदाय के बीच अंतर लाने में जगमोहन कामयाब हुए थे। वीपी सिंह ने इन्हीं हालातों में उन्हें जम्मू में गवर्नर के तौर पे रख दिया था। समस्या ये हो गई कि उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जगमोहन मल्होत्रा की जम्मू में जैसी एंट्री होती है तो राजा हरि सिंह की वो जनता, जिनका खान पान एक था, पहनावा एक था, कश्मीरी पंडित थे, मुसलमान समुदाय था, जो मिलजुल के रहते थे, ईद की बधाइयाँ दी जाती थी, दिवाली की खुशियाँ बांटी जाती थी, उन दोनों के बीच में जगमोहन मल्होत्रा ने ऐसा क्या किया कि तनाव शुरू होने लगा। इसी तनाव के बीच एक घटना घटती है और वो घटना होती है मुफ्ती मोहम्मद सईद। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की एक वहां की लोकल पॉलिटिकल पार्टी है पीडीपी।
महबूबा मुफ्ती, यार चलते हैं उसके ऊपर। उनके पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त जम्मू की लोकल राजनीति में बड़े सफल माने जाते थे। उनकी एक बेटी हुआ करती थी रूबिया। अब मुफ्ती मोहम्मद सईद, अब गूगल करेंगे या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से संपर्क करेंगे तो पता चल जाएगा कि पीडीपी जो है उनके सीधे या परोक्ष रूप से संबंध हमेशा आतंकवादियों से रहे हैं, हमेशा। और ये प्रूव हो चुका है, कई बार हो चुका है। रूबिया का अपहरण हुआ था, वो अपहरण फर्जी था। यासीन मलिक जैसे मोहम्मद का सरगना था और उसके 4 साथी को छुड़ाने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने रूबिया का अपहरण हुआ। वैसे गुहार जम्मू सरकार यानी कि उस वक्त के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के सामने रखी थी। फारूक अब्दुल्ला उस वक्त लंदन में थे। फारूक अब्दुल्ला लंदन से तुरंत वापस आए, तब तक वीपी सिंह ने यह निर्णय ले लिया था कि आप यासीन मलिक और उनके 4 साथियों को छोड़ दो ताकि रूबिया सही सलामत वापस आ सके। लंदन से आने के बाद फारूक अब्दुल्ला सबसे पहले दिल्ली में मुफ्ती सईद को ही मिलते हैं और नेताओं को से भी चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, और उसके बाद सीधे जम्मू जाते हैं। और उनके पीछे पीछे वीपी सिंह अपने मंत्री आई.के. गुजराल, जो बाद में प्रधानमंत्री भी हुए, उन्हें जम्मू भेजते हैं और संदेशा भेजते हैं कि आपको यासीन मलिक और 4 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ेगा। ये वीपी सिंह प्रधानमंत्री का संदेशा लेके आई.के. गुजराल जाते हैं और वीपी सिंह प्रधानमंत्री है। फिर से याद दिला दूं, लेफ्ट में डाबेरी, राइट में भारतीय जनता पार्टी, दोनों का समर्थन था, तब वो प्रधानमंत्री बने थे। फारूक अब्दुल्ला अटल है, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मुझे मेरी पुलिस और मेरी शक्ति पे भरोसा है, मैं सलामत तरीके से रूबिया को छुड़वा लूंगा। ये फारूक अब्दुल्ला के शब्द थे। लेकिन आई.के. गुजराल सख्ती से पेश आते हैं और फारूक अब्दुल्ला को कड़े तेवर दिखाते हुए कह देते हैं कि अगर आपने इन आतंकवादियों को नहीं छोड़ा तो आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। सरकार बचाने के लिए क्या क्या होता है, जिस पक्ष का आतंकवादी संगठनों से संपर्क है उसके साथ संगठन करके अगर सरकार बनाई जाती है तो बनी बनाई सरकार बचाने के लिए कौन क्या नहीं करेगा। और आखिरकार फारूक अब्दुल्ला उन आतंकवादियों को छोड़ देते हैं। यहीं से कश्मीर फाइल शुरू होती है। यासीन मलिक जैसे ही जेल से बाहर आता है, वो समझ जाता है कि ये सरकार हम जैसे नचाना चाहे नाचेगी। और आतंकवादी घाटियों में सक्रिय हो जाते हैं, पंडितों पे अत्याचार होते हैं, इतने अत्याचार होते हैं कि कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, जिसके आधार पे विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई है जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। ये पूरा ही घटनाक्रम कहीं नहीं हुआ। अगर उन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं गया होता, कड़ा मैसेज दे दिया होता, तो आज इतिहास चिक चिक के कहता होता कि कश्मीरी पंडित आज भी अपने ही घर में है। आतंकवादियों को छोड़ने की एक गलती दोबारा हम कर चुके हैं 1999 में। आपको याद होगा कंधार कांड, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आतंकवादियों ने हाईजैक कर ली थी। उसको पहले काठमांडू, अमृतसर और बाद में कंधार लेके चले गए थे। उस वक्त भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। आतंकवादियों ने मांग रखी थी मौलाना मसूद और उनके 3 साथियों
3 या 4, उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए। नियति का खेल देखिए साहब, जब रुबिया के लिए यासीन मलिक को छोड़ा गया तब मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ही थे जम्मू के, और जब मसूद को जम्मू से छोड़ना था और यात्रियों की जान बचानी थी तब भी जम्मू के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ही थे। अब्दुल्ला ने उस वक्त रुबिया के वक्त जो बयान दिया था वही तेवर इस वक्त भी दिखाए थे कि मौलाना को छोड़ना उचित नहीं है, भारत के ऊपर भारी पड़ेगा। त्रासवादी को आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन यात्रियों को बचाने के बहाने आतंकवादियों को छोड़ना ही पड़ा। और साथ तब से लेके आज तक मसूद भारत के ऊपर भारी पड़ रहा है। 2008 में मुंबई के ऊपर और देश के ऊपर पानी के रास्ते से सबसे पहला अगर हमला हुआ तो वो मसूद ने करवाया था, हाफिज सईद ने करवाया था। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ये सरकार वो सरकार में पड़े हैं, लेकिन गलतियां किसने की इस पे हम चर्चा नहीं करते। खैर, इस पे हम चलेंगे, लेकिन जब यासीन मलिक को छोड़ने की बात आई थी तब आरिफ खान करके एक मंत्री हुआ करते थे फारूक अब्दुल्ला की मंत्रिमंडल में, उन्होंने, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में उन्होंने इस्तीफा देने तक की नौबत रखी थी। उन्होंने कहा था कि गलत है, आतंकवादियों को मत छोड़िए। आरिफ खान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केरल के गवर्नर बनाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने मना किया था। आई के गुजराल ने फिर उन्हें मना लिया। आप कभी फारूक अब्दुल्ला की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें इसका जिक्र आएगा, और मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आप लोग फिल्म देखने जाते हैं क्यों? क्या आप मानते हैं कि आपके फिल्मों में दिखाई गई सारी हकीकत सही है? अगर आप ये मानते हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी नायक है जो एक मुक्का मार के किसी भी सांड को जो 900 या 1000 किलो का है उसे बेहोश कर देते हैं। हमारे पास ऐसे तीरंदाज वाली हीरोइन है जो 10 कोस दूर से एक तीर चलाकर खूंखार शेर को मार सकती है। हमारे पास ऐसे भी नायक है जो 200 किलो वजनी हथौड़ा लेके 500 किलो की जंजीर को मार के, और वो भी हवा में, दरवाजे को तोड़ के बंद कर देते हैं। हमारे पास ऐसे कई नायक है जो छोटे मोटे पहाड़ को दो अपनी भुजाओं से ही हिला देते हैं और दुश्मन सेना को कुचल देते हैं। साहब, ये सब अगर आप मान रहे हैं तो कश्मीर फाइल्स सही है, आप देख लीजिए। मैं ये चाहता हूं और मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आप फिल्म देखने जाते हैं तो मनोरंजन के लिए जाते हैं, और अगर आप इतिहास देखने जाते हैं तो थिएटर में ना जाए, लाइब्रेरी में जाए। अगर आप मनोरंजन के लिए फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म देखने के बाद बाहर आकर जहर नहीं उगलेंगे। अगर इतिहास को खंगालना है तो उसे थिएटर में नहीं साहब, लाइब्रेरी में खंगालिए। और जाने से पहले ये फिल्म सही है या गलत, इसका निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन 2 सवाल छोड़ के जाता हूं। क्यों इस फिल्म को इस वक्त सिनेमा घरों में लाया गया है, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश है जिनमें सरकारें भारतीय जनता पार्टी है, वही टैक्स फ्री क्यों कर रही है? अगर कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों के लिए पिछली सरकारों को दोषी मान लिया जाता है तो क्यों बीपी सिंह का नाम नहीं लिया जा रहा, जबकि सरकार में वो थे? और महत्वपूर्ण बात, देखिए, जो डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसका अधिकार है कि वो किस कलाकार से क्या भूमिका फिर चलचित्र में लेगा, लेकिन जो मुख्य चेहरे हैं फिल्म के, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, उन्हें जो लिया गया है
तो थोड़ा उनका भी इतिहास देख लीजिए। आप शायद जानते और नहीं जानते तो मैं बता दूं कि अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। और जहां तक मिथुन चक्रवर्ती का सवाल है तो मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की जनसभा में मन से अपने आप को कोबरा कह चुके हैं। वो किसी को भी डसने की शक्ति रखते हैं ऐसा कह चुके हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मन से और हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। क्या ये अच्छा नहीं होता कि इस फिल्म में अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ प्रकाश राज और अनुराग कश्यप को भी एक एक रोल दे दिया गया होता? मैं फैसला आपके सामने रखता हूं। और दूसरा, आपको एक नसीहत देना चाहता हूं। नसीहत देना मेरा काम नहीं है, लेकिन याद रखिए कि फिल्म मनोरंजन के लिए देखी जाती है, इतिहास को खंगालने के लिए लाइब्रेरी में जाया जाता है। और फिल्म देखने के बाद अगर आपके मन में जहर भरा जाता है या जहर भर जाता है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जहर से दूर रहना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो बेशक देखिए साहब, मैं मना नहीं करता हूं और देखनी चाहिए, बड़े प्यार से उन्होंने बनाई है तो देख लीजिए। लेकिन याद रखिए कि बीते हुए कल को याद कर हम हमारा आज तो बर्बाद कर ही रहे, आने वाले कल को भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम किसी को सजा देने के लायक होते तो बहुत पहले दे चुके होते। हम जनता है, हमें यह देखना है कि हमारे साथ कौन क्या और क्यों कर रहा है। मेरे ख्याल से आप बखूबी जानते, आप कश्मीर फाइल्स का लुत्फ उठाए। मैंने इतिहास आपके सामने रख दिया है। नमस्कार।